चलिए नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी में एक शेड्यूल 1 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। शेड्यूल 1 मतलब जीएसटी में सप्लाई मतलब होता है सेल। सेल में यदि हम विदाउट कंसिडरेशन भी सेल करते हैं तो क्या वह जीएसटी पेबल होगा या नहीं होगा। यदि हम सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ें तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है पहले हम उससे समझें। सप्लाई की डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे सप्लाई मतलब यहां पे यदि हम इसको इजी वर्ड में देखें सेल जिस पर हमें जीएसटी देना होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि यहां पे जीएसटी जैसे हम सेल करते हैं सप्लाई करते हैं चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो, उसको हमें जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो हमारा होता है जीएसटी पेबल। तो यहां पर सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले वो समझते हैं। यदि हम सबसे पहला पॉइंट है यदि कोई हम गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है वहां पर हमें उसके बदले में कंसिडरेशन मिल रहा है, मतलब कुछ मूल्य प्राप्त हो रहा है, कुछ पैसा प्राप्त हो रहा है, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। प्लस तीसरी कंडीशन जो होती है वो ये कंडीशन होती है ऐसी होती है कि वो जो है वो हमारे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस के दौरान होना चाहिए। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, यदि मैं अपने घर में कोई मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है उस गोल्ड को यदि मैं सेल करता हूं, वो मेरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो मेरे बिजनेस का डेली रूटीन नहीं है, वो मेरे बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है। मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल रखा हुआ है, मैं मोबाइल को अपने फोन कॉलिंग में यूज करता हूं और उसको मैंने अपने पर्सनल फोन कॉलिंग में यूज करता हूं, मेरी पर्सनल असेट्स है। उस मोबाइल को यदि मैं किसी व्यापारी को बेचता हूं और उससे बदले में मैं या तो नए मोबाइल की वैल्यू कम करवा लेता हूं या फिर उस मोबाइल से मैं कुछ मूल्य प्राप्त कर लेता हूं। ध्यान रखिएगा मोबाइल इज ए गुड्स, वहां पर मुझे कंसीडरेशन भी मिल रहा है बट वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, मतलब वो सप्लाई भी नहीं है। मतलब जब सप्लाई की डेफिनेशन पढ़े तो सप्लाई की डेफिनेशन में तीनों पॉइंट्स आपके कवर होना चाहिए। वो गुड्स या सर्विस होना चाहिए पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट वहां पर हमें कुछ कंसीडरेशन मिलना चाहिए, और तीसरा पॉइंट वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में मतलब आपके बिजनेस का डेली रूटीन का आपका एक हिस्सा होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन मिलकर साथ में पूरी होती है तो वो कंडीशन हमारे जीएसटी में हमसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई मतलब वह सेल है मतलब यहां पर आपको जीएसटी क्या करना होगा, गवर्नमेंट को देना होगा। यहीं पर जीएसटी का जन्म होता है। यदि कोई प्रोडक्ट सप्लाई ही नहीं है तो वहां पे जीएसटी की लायबिलिटी आपकी आएगी नहीं, मतलब आपको जीएसटी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वापस से समझें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई होता क्या है, हम किसे सप्लाई मानते हैं, सप्लाई मतलब हम किसे सेल मानते हैं, क्योंकि सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लाई होगा तो ही जीएसटी आपको देना होगा। यदि सप्लाई नहीं होगा तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। सप्लाई में ध्यान रखिएगा तीन बातें महत्वपूर्ण है, वो तीनों बातें ध्यान रखना साथ में होना चाहिए, जिसमें से एक भी पॉइंट गायब होता है वो जीएसटी पेबल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट वो गुड्स या सर्विस होना चाहिए, साथ में आपको कंसीडरेशन मिलना चाहिए मतलब उसके बदले में आपको मूल्य कुछ प्राप्त होना चाहिए, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मैंने आपको समझाया कि यदि मैं अपने घर का गोल्ड बेच देता हूं या मैंने हाथ में वॉच पहन रखी, वॉच में किसी दुकानदार को बेच देता हूं और उससे कुछ बदले में पैसा प्राप्त कर लेता हूं, तो वो मेरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, गुड्स है, कंसिडरेशन है, बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो मेरा वो सप्लाई भी नहीं है, और सप्लाई भी नहीं है तो डेफिनेटली जीएसटी होगा ही नहीं। क्योंकि जीएसटी होने के लिए सबसे पहले उस प्रोडक्ट पे सप्लाई होना चाहिए, यदि सप्लाई नहीं है तो मतलब वो जीएसटी पेबल भी नहीं है। तो यहां पर हमने अभी सबसे पहले किसकी डेफिनेशन पढ़ाई आपको, सप्लाई की, क्योंकि सप्लाई होगा तो जीएसटी पेबल होगा, सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी पेबल की बात आएगी ही नहीं। चलिए अब यहां पर क्या हुआ कि काफी सारी जगहों पे प्रॉब्लम आई कि सर ये सप्लाई है नहीं है, तो गवर्नमेंट यहां पर जब बनाया जीएसटी एक्ट तो यहां पर 3 शेड्यूल बनाए। मैं आपको सबसे पहले शेड्यूल 1 पढ़ा रहा हूं। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, उसको काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल 1। जीएसटी एक्ट को 3 शेड्यूल में बांट रखा है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें बताया गया है ऐसी एक्टिविटीज भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी उसे सप्लाई मानेंगे।
एक्टिविटीज नॉट हैविंग कंसिडरेशन but treated as supply. Activities not having consideration but treated as supply. अब कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। सर अभी तो आपने अलग चीज पढ़ाई कि क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और यहां पर आप बता रहे हो कि कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तभी उसे सप्लाई माना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है यदि ये शेड्यूल 1 नहीं होता तो गवर्नमेंट को जीएसटी का रेवेन्यू का काफी बड़ा लॉस होता, क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने शेड्यूल को बनाना पड़ा। यदि शेड्यूल को आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा अरे यार यहाँ पे जीएसटी तो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है मतलब जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जीएसटी नहीं लगेगा मतलब सप्लाई नहीं है। तो लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ऐसी एक्टिविटीज जहां पर कंसीडरेशन आपको नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, आपको प्राइमा फेसी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुगली आएगी, एक ऐसी गेंद आएगी आपको लगेगा इस गेंद पे तो हम आउट हो ही नहीं सकते हैं, मतलब सप्लाई नहीं है, लेकिन उसे हम सप्लाई मानेंगे, और सप्लाई मानेंगे मतलब आपको जीएसटी देना होगा। तो यहां पर शेड्यूल 1 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने योग्य शेड्यूल है। ये शेड्यूल ये बोलता है कि यहां पर आपको कंसीडरेशन नहीं मिलेगा तब भी वह पार्ट क्या है, सप्लाई है। तो हम इसको काफी अच्छे से हम पढ़ते हैं, इसके एक एक पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल लगभग 5 से 6 पॉइंट है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से पढ़ेंगे, और आज इस क्लास के लेक्चर में हम बिल्कुल इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि आपको यही की याद हो जाए, आपको घर जाके बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़े, मेरा चैलेंज है आप लोगों के लिए। तो एक्टिविटीज शेड्यूल 1 बोलता है एक्टिविटीज जिसमें कंसीडरेशन नहीं है तब भी हम उसे क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट क्या बोलता है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एनी बिजनेस असेट्स। क्या बोला मैंने आपको, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल एनी बिजनेस असेट्स, permanent transfer or disposal of any business assets where we take input tax credit on such business assets। देखो पहला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट, ध्यान से समझे। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, हमने किसी भी बिजनेस असेट्स का या तो परमानेंट ट्रांसफर कर दिया या उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया। वेयर वी टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच बिजनेस असेट्स, उस बिजनेस असेट्स पे हमने क्या ली हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब क्या लिया हो, हमने आईटीसी लिया हो, मतलब हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ली हो, हमने यदि उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली होगी, मतलब अब यदि हम इसको उल्टा समझे, ऐसी कोई बिजनेस असेट जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हो और उस बिजनेस असेट्स को यदि आप परमानेंट ट्रांसफर कर देते हो या डिस्पोज ऑफ कर देते हो तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, यदि वो विदाउट कंसिडरेशन है तो भी। देखो ध्यान रखिएगा, यदि विद कंसिडरेशन होगा तो वहां पे शेड्यूल 1 बात ही नहीं करेगा, क्योंकि विद कंसिडरेशन होगा, सिंपल सी बात है, वो तो सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया कि गुड्स है, सर्विस है, विद कंसिडरेशन है, वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, वो तो सप्लाई है ही है। बट यहां पर हम बात किसकी करेंगे, विदाउट कंसिडरेशन की। यदि कोई बिजनेस असेट जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है और बिजनेस असेट्स को आप परमानेंट ट्रांसफर कर देते हो या डिस्पोज ऑफ कर देते हो तो भी आपको जीएसटी देना होगा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर उसने 10 लैपटॉप परचेस करे अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए। अब अकाउंटिंग पर्पस के लिए उसने 10 लैपटॉप परचेस करे। जब लैपटॉप परचेस करे थे तो उसने उस समय उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली थी। 4-5 साल चलाने के बाद
उस लैपटॉप को एक सामने एक मंदिर बन रहा है, मंदिर वाले बोल रहे हैं कि हमको मंदिर में कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए लैपटॉप की जरूरत है, तो लैपटॉप हमें दान में दे दो। ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैन ने 4 साल पहले लैपटॉप खरीदे थे, उसकी आईटीसी ली थी, वो उसकी बिजनेस असेट्स है, और उस लैपटॉप को सामने जो मंदिर बन रहा है वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए 0 रुपए पे, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ मनी, विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ कंसिडरेशन, वो उस मंदिर को ट्रांसफर कर देता है, तो भी उसे जीएसटी देना होगा। अब आपके माइंड में आ रहा, सर ये तो डोनेशन है, बेचारे को कुछ मिला नहीं, उसने क्या लिया मंदिर से, कुछ भी दान धर्म कर रहा है उसके से, तो उसको जीएसटी नहीं लगना चाहिए। बट लॉ ने ऐसा नहीं बोला। लॉ ने बोला कि यहां पर आपको उसकी जीएसटी देना होगी। यदि जीएसटी नहीं दोगे तो आपके ऊपर काफी बड़ी पेनल्टी चार्ज होगी, लाइबिलिटी चार्ज होगी। बस सिंपल सी बात है, इसको हम सप्लाई मानेंगे, भले आपको पैसा नहीं मिला हो तो भी। अब ये बात ऐसी क्यों आई, मतलब ऐसा माइंड में क्यों आया? यदि यह कंसेप्ट नहीं होता तो क्या होता? मान लीजिए मुझे अपने घर के लिए टीवी खरीदना है, और टीवी पे लगता है जीएसटी। मान लीजिए इस टीवी पे 28% का जीएसटी है, एग्जांपल ले रहे हैं। वो मुझे कहां खरीदना है? मेरे घर के लिए खरीदना है। तो मैं क्या करता, उस टीवी को अपनी फर्म, अपनी जीएसटी वाली फर्म जो मेरा कपड़ों का बिजनेस है उसके नाम से बिल बनवा लेता, और वहां पर उसकी क्या ले लेता, आईटीसी ले लेता। फिर उस टीवी को मैं ट्रांसफर कर देता अपने घर पर, कि मैंने तो परमानेंट ट्रांसफर कर दी, मेरे घर पर मेरे बच्चे, मेरी वाइफ के साथ मैं उस टीवी के अंदर मैं मैच देखूंगा। मैंने ट्रांसफर कर दिया, मेरी बिजनेस असेट्स है जिसका मैंने आईटीसी लिया था टीवी का, वो मैंने उस बिजनेस असेट को अपने घर पर ट्रांसफर कर दिया। अब सिंपल सी बात है, टीवी में अपने घर पे लेके जा रहा हूं तो जीएसटी तो मैं दूंगा नहीं। लेकिन लॉ ने बोला ये परमानेंट ट्रांसफर यदि आप कोई बिजनेस असेट्स करते हो जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, और आपने उस बिजनेस को उस असेट्स को ट्रांसफर कर रहा है या डिस्पोज ऑफ कर रहा है, मतलब खत्म भी करा है, तो भी आपको जीएसटी क्या करना होगा, देना होगा। यह पॉइंट नंबर ए है, ये शेड्यूल 1 का पॉइंट नंबर ए है। वापस से शॉर्ट में समझें, यदि ऐसी कोई बिजनेस असेट्स जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, यदि आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, किसी और व्यक्ति को दे देते हो, या उस बिजनेस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हो, खत्म कर देते हो, तो भी आपको जीएसटी देना होगा। दूसरा एग्जांपल है, थोड़ा सा फनी एग्जांपल है। मान लीजिए मेरे कपड़ों का शोरूम है, तो मैंने कपड़ों के शोरूम में से क्या करा, जब कपड़े खरीदे थे, सिंपल ही बात है, कपड़े खरीदे थे तो कपड़े मेरे लिए गुड्स है, उस गुड्स का मैंने आईटीसी लिया था, उस गुड्स का मैंने क्या लिया था, आईटीसी इनपुट टैक्स रेट लिया था। सिंपल सी बात है, परचेस है मेरे लिए। अब वो मेरी बिजनेस असेट्स भी है, बिजनेस असेट्स पे ध्यान रखना, कैपिटल असेट्स भी आएगी और नॉर्मल इन्वेंट्री भी आएगी। अब मेरे यहां पर मेरी सिस्टर आती है, और मेरी सिस्टर बोलती है कि भैया ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे दे दो। तो मैंने मेरी सिस्टर को ट्रांसफर कर दिया, उसे दे दिया। बताओ मैं मेरी सिस्टर से पैसा लूंगा? नहीं लूंगा। सिंपल सी बात है कि मेरी कोई बिजनेस असेट्स है, इन्वेंट्री है, जिसका मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, उस इन्वेंट्री को मैं क्या कर रहा हूं, अपनी सिस्टर को ट्रांसफर कर रहा हूं या डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, लॉ ने बोला कि उस केस में आपको जीएसटी देना ही होगा। यहां पर आपको लग रहा है कि मुझे पैसा तो मिला नहीं, सर ने पैसा तो सिस्टर से लिया नहीं होगा, लेकिन यहां पर आपको जीएसटी देना होगा, मतलब उसे हम सप्लाई मानेंगे क्योंकि आपने उसकी आईटीसी ली थी। समझ में आया आपको पहला पॉइंट? चलिए अब अपन पढ़ते हैं सेकंड नंबर का पॉइंट। चलिए अब पढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर बी। हमने पॉइंट नंबर ए पढ़ा, अब हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या बोल रहा है, यदि हम कोई सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्ट्रिक्ट पर्सन। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन, क्या बोला मैंने आपको, रिलेटेड पर्सन या डिस्ट्रिक्ट पर्सन
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यदि मैं कोई गुड्स या सर्विस किसी रिलेटेड पर्सन को देता हूं या किसी डिस्ट्रिक्ट पर्सन को देता हूं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के दौरान, तो यहां पर भी आपको इसको भी हम सप्लाई मानेंगे। सप्लाई मानेंगे, सिंपल सी बात है, सप्लाई मानेंगे तो हमको जीएसटी उसके ऊपर क्या करना होगा, देना होगा। समझिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझिए, डिटेल में समझिए। आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जीएसटी यहाँ पर एक भी रुपए का नहीं लगना चाहिए, बट जीएसटी लगेगा। कैसे? यदि कोई गुड्स या सर्विस मैंने किसी रिलेटेड पर्सन को बेच दी, यदि कोई गुड्स या सर्विस मैंने किसी रिलेटेड पर्सन को बेच दी, मतलब रिलेटेड पर्सन मतलब क्या होता है? यदि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन को आप जीएसटी में अच्छे समझोगे, जो हम किसी और लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, बट छोटे छोटे पॉइंट के द्वारा समझाता हूं। यदि कोई सेम पर्सन किसी एक फर्म में भी डायरेक्टर है, किसी दूसरी फर्म में भी डायरेक्टर है, या एक सेम पर्सन किसी इस फर्म में पार्टनर है, वो दूसरी फर्म में पार्टनर है। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मिस्टर ए है, बी है और सी है, और एक पार्टनरशिप फर्म एक और है जहां पर मिस्टर ए है, मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। आप देखेंगे मिस्टर ए जो है वो दोनों फर्म में पार्टनर है, तो मतलब यदि ये वाली पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म नंबर 1, पार्टनरशिप फर्म नंबर 2, यदि 1 नंबर की फर्म 2 नंबर की फर्म को माल बेचती है, तो भी उसे क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। यहां पर ये भले फ्री में माल बेच दे, तो भी उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। सप्लाई बोलेंगे मतलब उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि रिलेटेड फर्म है। रिलेटेड की डेफिनेशन क्या हुई कि यदि एक ही सेम पर्सन किसी दूसरी फर्म में पार्टनर है और दूसरी फर्म में यहां पर भी पार्टनर है, तो रिलेटेड पर्सन की वो दोनों फर्म क्या हो जाएगी, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। यदि हम किसी को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल मतलब क्या, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के 25% शेयर होल्डिंग में मेरा हिस्सा है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, उसे मैं डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा हूं। यदि मैं डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा हूं तो मतलब वो भी मेरे रिलेटेड पर्सन है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता हूं, इनडायरेक्ट कंट्रोल करता हूं, मान लीजिए आपने एक एक्स कंपनी के 25% शेयर खरीद लिए, तो आप उस कंपनी को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो। अब इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है, आपने वाई और आपने क्या करा, एक्स के 30% शेयर खरीदे और एक्स ने क्या करा, वाई और जेड के 30 और 40% शेयर खरीद रखे। अब बताइए आप किसको कंट्रोल कर रहे हो, एक्स को, लेकिन एक्स किसको कंट्रोल कर रहा है, वाई और जेड को। आप हो, मैं हूं, मैं मिस्टर हूं, मैंने एक्स कंपनी के कितने परसेंट शेयर खरीदे, 30%, और एक्स ने किसके शेयर खरीद रखे हैं, वाई और जेड के 30% और 30%। अब आप देखेंगे यहां पे इस एग्जांपल में मैं किसे कंट्रोल कर रहा हूं, एक्स कंपनी को, तो ये कौन सा कंट्रोल हो गया, डीसी मतलब डायरेक्ट कंट्रोल। और एक्स ने वाई और जेड को के शेयर खरीद रखे, तो एक्स भी यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है वाई और जेड को, बट मैं वाई और जेड को किस तरह से कंट्रोल कर, मैं वाई और जेड को भी कंट्रोल कर रहा हूं, उस कंट्रोल को कौन सा कंट्रोल बोला जाएगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल। और हम इस डेफिनेशन को एक अलग लेक्चर में बहुत डिटेल में समझेंगे कि रिलेटेड पर्सन होता क्या है। शॉर्ट में मैंने आपको बताया, यदि सेम पर्सन किसी एक फर्म में पार्टनर है और वही पर्सन किसी दूसरी फर्म में पार्टनर है, तो दोनों जो फर्म है वो आपस में रिलेटेड पर्सन होगी। यदि सेम पर्सन इस कंपनी में डायरेक्टर है, वही पर्सन किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो दोनों कंपनी जो होगी वो क्या होगी, रिलेटेड पर्सन होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के 25% से ज्यादा स्टेक खरीद लेता है, तो वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसे डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। और यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता, वो कंपनी किसी और कंपनी के शेयर खरीद लेती, मतलब इनडायरेक्ट वो दूसरी कंपनी को भी कंट्रोल कर रहा है। इस एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको समझाया वो कौन सा कंट्रोल है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है। इनडायरेक्ट कंट्रोल की डेफिनेशन में भी आप रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आओगे। मैं वापस से इस पॉइंट से बीच में से हट गया क्योंकि यहां पर बात हो रही है रिलेटेड पर्सन की। तो रिलेटेड पर्सन क्या होता है आपको मैंने समझाया, जो सेक्शन 25 बोलता है, इसको मैं एक अलग लेक्चर में डिटेल में भी समझेंगे कि रिलेटेड पर्सन होता क्या है। अब डिस्ट्रिक्ट पर्सन बहुत इजी है। यदि पर्सन हैविंग सेम पेन, यदि एक ही पेन नंबर पे आपके एक से ज्यादा जीएसटी है, जैसे रिलायंस जियो का मध्य प्रदेश में भी कामकाज है, रिलायंस जियो का छत्तीसगढ़ में भी है, रिलायंस जियो का गुजरात में भी है, रिलायंस जियो का कर्नाटका में भी है, रिलायंस जियो का उत्तराखंड में भी है। यदि रिलायंस जियो उत्तराखंड से कोई गुड्स रिलायंस जियो मध्य प्रदेश को भेजता है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड से गुड्स कहां पर आया है,
मध्य प्रदेश में, कंपनी दोनों सेम है, रिलायंस वहां पे भी, यहाँ पे भी रिलायंस जियो है, वहां पे भी रिलायंस जियो है। बट रिलायंस जियो यदि उत्तराखंड वाला, यदि रिलायंस जियो मध्य प्रदेश वाले को माल भेजता है या कोई सर्विसेज देता है या कोई सर्विसेज लेता है, वो कौन सी सर्विसेज की डेफिनेशन में आएगी? डिस्ट्रिक्ट पर्सन की डेफिनेशन में आएगी। और डिस्ट्रिक्ट पर्सन की डेफिनेशन में आई तो उसे जीएसटी देना होगा। समझ में आया आप लोगों को? बहुत इजी तरीके से अपन समझ रहे हैं। यहां पर हमने क्या डेफिनेशन पे हमने गौर करा, क्या डेफिनेशन को हमने बहुत अच्छे से समझा। यदि कोई सप्लाई हम करते हैं किसी गुड्स का या सर्विसेज का, किस किस के बीच में? रिलेटेड पर्सन और डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बीच में, और वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के रूप में होना चाहिए। भले ही वहां पे कंसिडरेशन आपको नहीं मिला है तो आपको जीएसटी देना होगा। आप लोगों को मालूम है कंसिडरेशन मिल जाता है तो फिर तो जीएसटी देना ही है। यहां पर हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन कि कंसिडरेशन आपको नहीं मिला तो भी आपको जीएसटी देना होगा। काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी वाइफ को कोई प्रोडक्ट बेचा या उसे दे दिया। अब दे दिया, सिंपल सी बात है, मैंने गुड्स दे दिया उसे, वो मेरी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कवर होती है। भले मुझे पैसा नहीं मिला, मैं भी अपनी वाइफ से पैसा नहीं ले सकता हूं, बट मुझे यहाँ पे जीएसटी देना होगा। आपको यहाँ पे प्राइमा फेसी ऐसा लगेगा कि पैसा नहीं मिला तो जीएसटी देना होगा। अब जीएसटी देना किस प्राइस पे होगा वो एक अलग चैप्टर है, वो है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई का वैल्यूएशन कैसे होगा, वो किस प्राइस पे आपको देना होगा, वो एक कंसेप्ट अलग है। बट यहाँ पर ये तो पक्का हो गया कि आपको जीएसटी देना है। कितना देना है वो एक अलग चैप्टर है, उसको डिटेल में हम समझेंगे। पहली बात तो हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जीएसटी देना है या नहीं देना है। तो यहाँ पर जीएसटी आपको देना होगा क्योंकि वो आपने रिलेटेड पर्सन को माल बेचा है। भले आपको पैसा नहीं मिला है, चाहे आपके पैसा आपके पॉकेट में नहीं आया है, तब भी आपको जीएसटी देना ही होगा। अब जीएसटी नहीं देकर बच नहीं सकते हो। यदि मैंने डिस्ट्रिक्ट पर्सन, मैंने आपको बताया था रिलायंस जियो मध्य प्रदेश वाला, यदि रिलायंस जियो कर्नाटका वाले को कोई गुड्स देता है, सर्विसेज देता है या कोई सप्लाई करता है, किसी तरह का माल इधर से उधर भेजता है मध्य प्रदेश से कर्नाटक, तो भी उसे जीएसटी देना ही होगा। समझ में आया इस पॉइंट को? यहां पर लेकिन एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को भी अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। वो एक्सेप्शन ये बोलता है यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में, यदि कोई एम्प्लॉयर, समझते हैं एक एक्सेप्शन है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गुड्स या सर्विसेज क्या करता है, यदि कोई एक फाइनेंशियल ईयर में यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गुड्स या सर्विसेज देता है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से कम है, उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से क्या है, कम है, तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। ये एक अलग एक्सेप्शन लेके आए, लेकिन ध्यान रखिएगा वैल्यू पूरे होल ऑफ द ईयर की है, पूरे ईयर में वैल्यू 50,000 रुपए से कम है तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। वो गिफ्ट मतलब उसे देता है तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ये इसका एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है या एक कोई मेडिकल इंडस्ट्री है, वहां पे अपने मरीज के लिए अपने उसका एक एम्प्लॉय है, वो उस एम्प्लॉय को कुछ उसके घर में दवाइयों की जरूरत है उसे दे देते हैं, तो ध्यान रखना उस दवाई की वैल्यू है 20,000 रुपीज, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि उसकी वैल्यू 50,000 से कम है। पर उसकी वैल्यू यदि 60,000 हो जाती जो कि वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको जीएसटी देना ही होता। ये इसका एक एक्सेप्शन है जो कि केवल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के बीच में चल रहा है, जहां पे कब आपको जीएसटी देना होगा कब नहीं देना होगा एक सिंपल से एग्जांपल के माध्यम से अपने उससे समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर है, हमने समझा ए पॉइंट, हमने समझा फिर पॉइंट नंबर बी। ए हमने समझा था यदि कोई बिजनेस एसेट जिस पर आपने आईटीसी ली है उस बिजनेस एसेट्स को आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्पोज आप कर रहे हो तो आपको जीएसटी देना ही होगा, भले आपको कंसिडरेशन नहीं मिले। दूसरी मैंने एग्जांपल बताई कि यदि आपने किसी रिलेटेड पर्सन के बीच में या डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बीच में कोई गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान करा है, भले उसमें आपको पैसा नहीं मिला है तो भी आपको जीएसटी देना ही होगा। तीसरी पर्सन नहीं समझ रहे हैं, यदि कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है या भेजता है
तो भी उसे जीएसटी देना होगा, भले विदाउट कंसिडरेशन हो। फिर बार बार बोल रहा हूं, कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी का क्वेश्चन, सप्लाई का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, फिर तो सप्लाई है। लेकिन यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यदि कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई गुड्स या सर्विसेज देता है तो उसे हम सप्लाई की डेफिनेशन में कवर करेंगे, भले उसे पैसा ना मिले तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि बार बार आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा कि यार ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि प्राइमा फेसी ही आपको ऐसा लगेगा कि सप्लाई नहीं है, बट वहां पर सप्लाई लॉ ने माना है, लॉ ने सप्लाई माना है, मतलब आपको जीएसटी देना होगा। अब देखिए कैसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए एक कोई दिल्ली की कंपनी है, उसने अपना एजेंट एक मध्य प्रदेश में अपॉइंट करा। अब सिंपल सी बात है, दिल्ली की कंपनी ने मध्य प्रदेश में एजेंट अपॉइंट करा। अब दिल्ली की कंपनी एजेंट को अपॉइंट कर रही है तो एजेंट को गुड्स भेजेगी, एजेंट उसके कहने के अनुसार देगा, वो ऐसा लिख के देंगे कि एजेंट तो जो प्रिंसिपल बोलता है वो करता है, प्रिंसिपल बोलता है माल बेच तो एजेंट माल बेचता है, प्रिंसिपल बोलता है कि गुड्स को मत बेच तो एजेंट गुड्स नहीं बेचता है, प्रिंसिपल बोलता है कि एजेंट को इस भाव पे माल बेचना तो एजेंट उसी भाव पे माल बेचता है, प्रिंसिपल बोलता है इस भाव पे माल मत बेच, आज फ्री में बेच दे तो एजेंट फ्री में माल बेच देता है। अब एजेंट तो केवल माल बेच रहा है और एजेंट क्या करता है, जो भी माल बेच के जो भी उसके पास पैसा आता है अपना कमीशन काट के वापस प्रिंसिपल को वाला पैसा दे भी देता है। अब आपको यहां पर देखकर ऐसा लग रहा है कि एजेंट तो बेचारा कुछ है ही नहीं, एजेंट को तो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं करना चाहिए, बट लॉ ने बोला है कि यदि कोई प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, देता है, भले वो विदाउट कंसिडरेशन हो, आपको जीएसटी देना ही होगा। सॉरी, आपको जीएसटी देना ही होगा। यहां पर डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइमा फेसी आपको ये लग रहा है कि यहां पर जीएसटी नहीं देना होगा, बट आपको जीएसटी देना ही होगा, क्योंकि यदि कोई प्रिंसिपल एजेंट को कोई गुड्स या सर्विसेज देता है तो आपको प्राइमा फेसी लगेगा क्वेश्चन पढ़ के कि अरे यहाँ पे तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, एजेंट का तो बेचारे का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल जैसा बोल रहा है वैसा एजेंट कर रहा है और एजेंट माल बेचने के बाद अपना कमीशन काट के प्रिंसिपल को वापस पैसे दे देता है। लेकिन यहां पर लॉ ने बोल दिया कि उसे गुड्स दे, यहां पर जीएसटी देना ही होगा, उसको शेड्यूल 1 की डेफिनेशन में कवर कर लिया, भले ही उसे कंसिडरेशन प्रिंसिपल को मिले या ना मिले तो भी उसे गुड्स पर जीएसटी देना ही होगा। जो डी वाला पॉइंट है वो भी लगभग इसी से रिलेटेड है। यहां पर प्रिंसिपल क्या कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन को डायरेक्शन दे रहा है कि भाई साहब तू मेरे एजेंट को गुड्स सेल कर दे, सेंड कर दे, भेज दे। मतलब यहां पर प्रिंसिपल किसी थर्ड पर्सन को डायरेक्शन दे रहा है कि तुम एजेंट को गुड्स भेज दो और उससे पैसा मत लेना, कंसिडरेशन मत लेना, कंसिडरेशन तो मैं तुम्हें दूंगा या बाद में दूंगा, जो भी इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तब भी यहां पर यदि कोई थर्ड पर्सन एजेंट को गुड्स भेजता है तो प्रिंसिपल को जीएसटी देना ही होगा, भले एजेंट से उसे पैसा मिले या ना मिले। यहां पर इस एग्जांपल को समझते हैं, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। यहां के केस में क्या था, प्रिंसिपल ने डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज किसको दी थी, एजेंट को दी थी, और इस केस में क्या था कि प्रिंसिपल ने डायरेक्टली एजेंट को नहीं दी, यहां पे किसी थर्ड पर्सन को लेके आया, वो थर्ड पर्सन को बोला कि तू एजेंट को गुड्स और सर्विसेज दे दे, तो भी इस केस में भी आपको जीएसटी देना ही होगा। मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का यदि रिलेशन आता है, चाहे वो डायरेक्ट रिलेशन हो या इनडायरेक्ट रिलेशन हो, आपको जीएसटी देना ही होता है। यहां पर भले ही कंसिडरेशन हो या नहीं हो, आपको जीएसटी देना ही होगा। यह था हमारा चौथा पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट, जो कि यहां पे शेड्यूल 1 का सबसे लास्ट पॉइंट है। उस पॉइंट को हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसे हम अच्छे से समझते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा यह बोलता है, यदि आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, क्या करा आपने, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, किससे किससे करी इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने, या तो आपने किससे इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी, रिलेटेड पर्सन से आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी, या
आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने किससे करी, रिलेटेड पर्सन से करी, या एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट जो आपका आउटसाइड इंडिया है उससे भी आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, भले वहां पर आपको पैसा नहीं देना है तो भी आपको जीएसटी देना होगा। ये शेड्यूल 1 बोलता है। एक एक चीज को हम ध्यान से समझते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस? आप इंडिया में बैठे हो, आपने बाहर से कोई सर्विसेज का आपने इंपोर्ट करा, खरीदा, या आपने इसको हम बोलते हैं आयात करा किसी दूसरे देश से, उसको हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, बहुत इजी एग्जांपल के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरी मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उस मशीन के लिए मैंने चाइना से इंजीनियर को बुलाया, उस इंजीनियर ने यहां पर आकर उस मशीन को ठीक करा और बदले मुझे 2 लाख का बिल दे दिया, ये क्या कहलाएगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। गुड्स नहीं है, वो मुझे मशीन बेच नहीं रहा है, उसने आकर मेरी मशीन को ठीक करा, तो ठीक करके वो मेरी मशीन को ठीक करके वापस से रनिंग कंडीशन में ला दिया। उस रनिंग कंडीशन में लाने के लिए उस चाइना के इंजीनियर ने मुझे 2 लाख का बिल दिया, ये मेरा कहलाएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि मैं बैठा हूं इंडिया में और वो जो मेरा मैकेनिक था वो बाहर का था, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। समझिए, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हो और आपके सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको कोई कोडिंग में इश्यूज आ रहे हैं, कोई कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपने दुबई में अपने किसी मित्र को या दूसरी कंपनी वालों को फोन करा कि फला फला इस सॉफ्टवेयर में मुझे कोडिंग में कुछ इश्यू आ रहे हैं, इस कोडिंग के मेरे इश्यू को आप सॉल्व कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए। दुबई वाले ने बोला भाई साहब मैं इस कोडिंग के आपके इश्यू को सॉल्व तो कर दूंगा, बट इस इश्यू को सॉल्व करने के दौरान में जो आपकी हेल्प कर रहा हूं, उस हेल्प के लिए मैं आपसे $5,000 चार्ज करूंगा। ये कहलाएगा आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मान लीजिए कोई पेशेंट लीलावती अस्पताल में भर्ती है, वहां के डॉक्टर को उसे सर्जरी करनी है, दिल्ली में एक हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे सर्जरी करनी है। सर्जरी करने के लिए वो अमेरिका के एक डॉक्टर को हेल्प लेता है कि मैं इस फला फला सर्जरी को कैसे करूं, किस तरह से करूं, वो कोई टेक्निकल ग्लिच आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करूं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो वहां पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उस सर्जरी को देखा और उसकी हेल्प करी। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मैं आपके, अमेरिका का डॉक्टर बोला कि मैं आपके लिए हेल्प करूंगा इस सर्जरी में, तो बदले में मुझे $10,000 चाहिए ताकि मैं सर्जरी को अच्छे से आपकी करवा सकूं। मैं सर्जरी नहीं कर रहा हूं बट मैं आपकी सर्जरी में हेल्प कर रहा हूं और उसके बदले मुझे $10,000 आपसे चाहिए। ये क्या कहलाएगा? आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस। हमने अभी समझा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यदि इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने करी है किससे? रिलेटेड पर्सन से। हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है। यदि आपने किसी रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, या कोई एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, आपका कोई और एस्टैब्लिशमेंट है, कहां पर? इंडिया के बाहर, उससे आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है तो भी आपको जीएसटी देना होगा। अब देखो यहां पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि ये भी मेरा वाला, ये भी मेरा वाला, जीएसटी की बात कहां से आई? लेकिन लॉ ने बोला है कि ये विदाउट कंसीडरेशन है तो भी आपको जीएसटी देना ही होगा। एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? इन्फोसिस, इन्फोसिस इंडिया में भी है और इन्फोसिस मान लीजिए अमेरिका में भी है। अब अमेरिका, इन्फोसिस इंडिया वालों को कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है, वो इन्फोसिस अमेरिका वाले को कॉल करते हैं, इन्फोसिस अमेरिका वाले सॉफ्टवेयर को सॉल्व कर देते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि इन्फोसिस का एक एस्टैब्लिशमेंट कहां पर है? इंडिया में। और इन्फोसिस का एक एस्टैब्लिशमेंट कहां पर है? अमेरिका में। तो एक एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में और एक एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिका में। ये दोनों आपस में कोई सर्विसेज एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं या लेते हैं इंडिया वाले, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस आएगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस आया तो, और वो भले विदाउट कंसीडरेशन है तो भी आपको जीएसटी देना ही होगा। तो यहां पर मैंने आप सभी लोगों को, बच्चों, मैंने आप सभी लोगों को मैंने शेड्यूल 1 पढ़ाया। शेड्यूल 1 बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। शेड्यूल 1 में मैंने आपको क्या बताई? टोटल 5 बातें बताई। ये 5 बातें ऐसी बातें हैं कि जहां पर कंसीडरेशन नहीं होगा। ध्यान रखना। सबसे पहले हमने आते से एक शॉर्ट रिकॉल कर रहे हैं 4-5 मिनट का। हमने सबसे पहले आते से मैंने आपको बताई थी सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है? गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये तीनों बातें सॉरी मैंने आपको 3 बातें बताई।
सप्लाई में कि क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और फर्दरेंस क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। यदि तीनों बातें किसी जगह विद्यमान है तो सप्लाई है, तो सिंपल सी बात है सप्लाई है तो आपको जीएसटी देना ही होगा, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में आपको जीएसटी देना होता है। अब शेड्यूल 1 क्यों आया, क्योंकि शेड्यूल 1 ऐसा बोलता है कि यहां पर कंसिडरेशन, जो ध्यान रखना, सप्लाई की नेसेसरी कंडीशन होती है कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 उसका विपरीत है। शेड्यूल 1 बोलता है कि 5 एक्टिविटीज ऐसी है कि जिसपे कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी आपको जीएसटी देना होगा। अब अभी तो आपने सप्लाई बढ़ाया था, कंसिडरेशन होना चाहिए तो सप्लाई है। ये बोल रहा है शेड्यूल 1 की कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या है, सप्लाई है। टोटल मैंने आपको यहाँ पे 5 बातें पढ़ाई थी। 5 बातों को एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या पढ़ाई कि यदि कोई बिजनेस असेट्स आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, लेकिन उस बिजनेस असेट्स का आपने खरीदते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था, तो आपको यहां पर उसे सप्लाई मानेंगे। उसे हमको आपको भले विदाउट कंसिडरेशन हो, आपको उस पर जीएसटी देना होगा, मतलब सप्लाई है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, यदि हम अपने किसी रिलेटेड पर्सन से या डिस्ट्रिक्ट पर्सन से गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, प्राइमा पैसे हम देखा जाए कि रिलेटेड पर्सन से कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट पर्सन से गुड्स या सर्विस लेते हैं, तो ये दोनों हमारे घर के ही हैं, हमको उसको सेल नहीं मानना चाहिए। बट लॉ बोलता है कि सप्लाई की डेफिनेशन होगी, इस पर जीएसटी लगेगा। अब सप्लाई की डेफिनेशन होगी तो कितनी वैल्यू पे जीएसटी रहेगा। अभी हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू की बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूएशन रूल्स में, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे कि सप्लाई का वैल्यूएशन कितना होगा। बट यहां पर ये बोल दिया कि जीएसटी लगेगा, कितने में लगेगा वो एक अलग चैप्टर है, कितनी वैल्यू पे लगेगा वो एक अलग चैप्टर है, कितना परसेंटेज लगेगा वो एक अलग पार्ट है। थर्ड पॉइंट मैंने पढ़ाया, यदि कोई प्रिंसिपल एक एजेंट को गुड सप्लाई करता है तो उसे जीएसटी क्या करना होगा, देना होगा। लेकिन यदि कोई प्रिंसिपल, चौथा पॉइंट था, यदि कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को किसी थर्ड पर्सन को बोलता है कि मेरे एजेंट को गुड सप्लाई कर दो, तो भी उसे जीएसटी देना होगा। सबसे लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, यदि हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं अपने किसी रिलेटेड पर्सन से या फिर किसी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट से जो हमारे इंडिया के बाहर है, तो हमको यहाँ पे दोनों कैसे आपको लगेगा, ये भी मेरे घर का, ये भी मेरे घर का, तो जीएसटी नहीं लगेगा, पर यहां पर जीएसटी लगेगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने आज आप लोगों को मैंने शेड्यूल 1 पढ़ाया। शेड्यूल 1 में 5 बातें हमने सीखी। 5 बातें ऐसी बातें थी कि इन बातों में कंसिडरेशन नहीं है तो भी जीएसटी है, तो भी सप्लाई है। सप्लाई है मतलब जीएसटी आपको देना होगा। तो यहां पर इन बातों को हमने अच्छे से पढ़ा, शेड्यूल 1 पढ़ा है ना, और इसको हमने अच्छे से समझा। मैं आपको इससे रिलेटेड और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, काफी अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बना के दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि शेड्यूल 1 को हमको किस तरह सॉल्व करना है। क्योंकि शेड्यूल 1 एक ऐसा शेड्यूल होता है जहां पे जब एग्जाम में आता है ना, तो ऐसी गूगली लगती है, अरे यार यहाँ तो बेचारा कंसिडरेशन नहीं है, अरे यहाँ तो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं, 7 जन्मों से जानते हैं, तो इन पर जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन लॉ ने बोला है कि इन पर जीएसटी लगेगा, मतलब सप्लाई है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग शेड्यूल है। बोलने को 5 पॉइंट बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन जब इस पे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत रुलाते हैं, क्योंकि प्राइमा वैसे ऐसा लगता है अरे इस गेंद पे तो खिलाड़ी आउट ही नहीं होना चाहिए, उस गेंद पे खिलाड़ी आउट हो जाता है, मतलब वो बोल देता है अरे सर ये तो सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट उसे हम सप्लाई मानेंगे यदि शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है, और सप्लाई मानेंगे तो जीएसटी भी हमको गवर्नमेंट को देना होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, बढ़िया लगा आप सभी लोगों को, शेड्यूल 1 समझ में आया। चलिए इससे रिलेटेड कल डिटेल में आपको उनमें क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी हम समझेंगे। थैंक्स।